हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के टर्म 2 का जो चैप्टर है, रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग कोर्स है। हम लोग एसएसटी का वो सिलेबस देखेंगे जिसमें जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है एंड हिस्ट्री है। जो भी रिमेनिंग सेक्शन है वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो टर्म 2 की एग्जामिनेशन, जैसा कि आप जानते हैं, टर्म 1 कंप्लीशन के बाद टर्म 2 की तैयारी के लिए आप स्टूडेंट के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ये पूरा आप मान के चलिए 15 डेज जो है ये दिसंबर का, और जनवरी और फरवरी, मतलब 2 मंथ आपके पास है। फेब के मिड से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक आपको पता है कि ये जो एग्जामिनेशन होने वाली है टर्म 2 की एग्जामिनेशन ऑल सब्जेक्ट की, ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल पार्ट्स में सब्जेक्टिव पेपर आने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन हर चैप्टर्स और हर टॉपिक को समझने और सीखने और मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि आपको आने वाला जितना भी चैप्टर्स है ऑल फोर्स एसएसटी के, इंग्लिश के एंड कंप्यूटर के, इतना तो कंफर्म आपको हमारे तरफ से अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आपको आसानी से जो एसएसटी, कंप्यूटर और इंग्लिश की सिलेबस कवर हो जाएगी। तो आइए आज की आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद जो पहला हम लोग सब्जेक्ट ले रहे हैं वो आज मैं ज्योग्राफी से ले रहा हूँ। ज्योग्राफी का आपका चैप्टर 5 है, जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो वन बाय वन करके हम चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से मदद मिले, आपको समझने में आसान हो। आइए आपको लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। जहाँ तक आपको समझने की ज़रूरत है, मिनरल्स को समझने के लिए अपने देश के रिसोर्सेस को समझना है। और मिनरल का मतलब होता है खनिज, खनिज संपदा एंड ऊर्जा, और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। यानी हमारे देश में जो भी मिनरल्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स में है। जहाँ तक आप जानते हैं कि 28 स्टेट है। तो 28 स्टेट में हर एक स्टेट में मिनरल्स नहीं है, सभी स्टेट में मिनरल्स नहीं है। अगर सभी स्टेट में मिनरल्स होता तो आप इतना समझ लीजिए कि सभी स्टेट में फैक्ट्री लगती और सभी स्टेट में उस स्टेट की रेवेन्यू कंडीशन बहुत अच्छा होता। बट ऐसा स्थिति है नहीं। एनर्जी और रिसोर्सेस, तो यहाँ पर कहा गया है कि हबन कम्स टू गुवाहाटी विथ हिज फादर फ्रॉम रिमोट विलेज। एक पर्सन है, एक डिस्कशन है। हबन कम्स टू गुवाहाटी विथ हिज फादर फ्रॉम रिमोट विलेज। गांव से, सुदूर गांव से, दूर गांव से हबन एक लड़का है अपना, जो कि उसको he sees people getting into strange house like objects which move along the road. He sees people getting into a strange house like object which move along the road. वो देख रहे हैं कि भाई रोड के आसपास इस तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो मूव कर रहे हैं। He also sees a keychain dragging a number of houses along with it. He is amazed and asked his father, "Why don't our houses move like the one we saw in Guwahati?" Ba replies, "These are not houses." ये सारे घर नहीं हैं। They are buses and trains. छोटा बच्चा था तो उसको लगा कि ये हाउस है, लेकिन ये बसेस है और ट्रेन है। अनलाइक आवर हाउसेस, दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दीज, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। तो जो भी ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव वस्तु है, वो जो चीज़ें हैं वो वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकती है। दे आर ड्रिवन बाय एन इंजन विच नीड्स एनर्जी टू वर्क।
अभी कह रहा है कि अनलाइक आवर हाउसेज दिस आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दीज, they do not move on their own, they are driven by an engine which needs energy to work। कहने का मतलब ये है, समझने की बात ये है कि उस बच्चा को ये बताया जा रहा है कि ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो ये खुद ब खुद नहीं चलने वाला है, उसके लिए एक उसमें इंजन लगी हुई है और वो इंजन को खींचने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब है कि इंसान को अगर अपने बॉडी को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत है। हम लोग खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, कैलोरीज लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट बातें यही है जिसमें कह रहा है कि वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। तो मैं बता रहा था कि वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। कैन वी यू लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स यूज इन आवर हाउस मेड ऑफ मेटल्स, वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम। कहने का मतलब है कि हमारे जो दैनिक जीवन है, दिनचर्या जिसको कहते हैं, हर दिन हमें कुछ ना कुछ मेटल से रूबरू होना पड़ता है। आप चेयर पर बैठते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोहा है, कहीं पर एल्युमिनियम है, आप फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लोहा है, आप किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें लोहा है, दरवाजा आजकल बन रहा है उसमें लोहा है। तो मेटल से हमें कनेक्ट हमेशा रहना है। So you have studied that the Earth's crust is made up of different minerals। अब क्रस्ट को समझिए, पृथ्वी का बहुत सारा लेयर है जिसमें क्रस्ट जो बता रहा है यहाँ पर कि you have studied that the Earth crust is made up of different minerals embedded in the rocks। embedded का मतलब एक के बाद एक कनेक्ट रहना, और बहुत सारे चट्टानों से मेटल्स बनता है और ये लाखों हजारों साल में बनता है। Various metals are extracted from these minerals। Various metals are extracted from these minerals after proper refinement। तो बहुत प्रकार के जो भी मेटल्स हैं, extracted का मतलब मैं समझा दूं आपको समझने के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, और फिर दो तरीका का एग्जांपल मैं दूंगा। एक, आप कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, कच्चा तेल आप सऊदी अरबिया से मंगाए अपने देश में, तो आपको पता होना चाहिए कि डीजल, पेट्रोल, किरोसिन और जहाज से चलने वाले जो उसका ईंधन होता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसको रिफाइनरी में, तेल शोधक कारखाना में उसको फिल्टर करके, प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो होता है वो जहाज का होता है, उसके बाद आपका पेट्रोल होता है, उसके बाद डीजल होता है, फिर किरोसिन होता है, और सबसे लास्ट में जो कचरा बच जाता है वो जिसको ग्रीस बोलते हैं हम लोग, साइकिल वगैरह, बाइक वगैरह में लगाया जाता है, कार वगैरह में, मतलब कि मूवमेंट देने के लिए, स्मूथनेस का काम करता है, वो एडहेसिव बोलते हैं उसको। तो वो जो चीज़ें हो गई, उसी तरह से मेटल को आप अगर बात करिए कि लोहा जो है, लोहा का आयरन ओर बोला जाता है, तो वो आयरन ओर मतलब लोहे का डस्ट। लोहे का डस्ट आपको डायरेक्ट चट्टान में, खदान में नहीं मिल जाएगा, मिक्स रहेगा सॉइल के साथ, कंकर के साथ, पत्थर के साथ, उसको फैक्ट्री में ला करके प्रोसेसिंग करके अलग किया जाएगा। उस प्रोसेसिंग की विधि को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है ना? तो दिस इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट, शुद्धिकरण जिसको कहते हैं। मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मिनरल मिलेगा ही मिलेगा, खनिज लवण खाना में भी है। आप पालक की पत्ता खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो कौन सी विटामिन खा रहे हैं? पालक में कौन सी विटामिन खा रहे हैं? विटामिन ए है, सब में खा रहे हैं, कुछ ना कुछ विटामिन खा रहे हैं। बी कम्प्लेक्स, कहीं सी खा रहे हैं, कहीं बी खा रहे हैं, कहीं दाल में प्रोटीन्स खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? तो ये बता रहा है कि मिनरल्स आर इन डिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टीनी पिन, छोटा सा पिन, आप पिन बोलिए, पिन बोलिए पेपर में लगाने वाला, टीनी पिन मतलब छोटा पिन, टू अ टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप। मकान बनाने से लेकर के बड़ा बड़ा जहाज तक में, सब में आपको मेटल मिलेगा ही मिलेगा, पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो। ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। द रेलवे लाइन्स एंड द टर्मैक पेविंग ऑफ रोड,
रोड बनाने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, वहाँ टर्मैक का इस्तेमाल किया गया है। आवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरीज टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ये सब मिनरल से बने हुए हैं। जहां जरूरत पड़ेगा मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा इंपॉर्टेंट पार्ट। कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज derived from the earth. Even the food that we eat contains minerals. मैंने पहले ही बताया कि जो भी भोजन आप खाते हैं उसमें भी मिनरल्स है। In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites, धार्मिक हो या दाह संस्कार कर रहे हैं उसमें भी, मतलब हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। अब आप इस पोर्शन को समझते हुए समझिए कि अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। हाँ, टूथपेस्ट में भी मिनरल्स है। बोलते हैं दांतों में नमक है क्या? आपके दांत में नमक है क्या? आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तो नमक रहने का मतलब नमक में आयोडीन होता है ना, तो आयोडीन भी तो मिनरल्स हो गया आपका। और भी ऐसी चीज़ें बताई जाए कि दांतों को चमक लाए, चमकाए दांतों को। तो कह रहा है टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ, एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका। सिलिका से चमकता है भैया, सिलिका, लाइमस्टोन, ये सब स्टोन का नाम है, पत्थर का। लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। ये सब साफ करने के लिए ये सब मिनरल्स है। हम पेंसिल का जो इस्तेमाल करते हैं, इस पेंसिल में क्या है? ग्रेफाइट है। इस ग्रेफाइट में है, तो ग्रेफाइट कहीं ना कहीं रॉक से, चट्टान से मिलता है। फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज। दांतों में जो गंदा जम जाता है पीला पीला, उसको कैविटीज बोलते हैं। कैविटीज को साफ करने के लिए डॉक्टर जो इस्तेमाल करता है केमिकल, उसमें भी जो आयरन एंड प्रोटीन्स, ये सारी चीजें हैं। comes from a minerals fluoride. Most toothpaste are made white with titanium. यानी टूथपेस्ट में आप कोलगेट वगैरह देख लीजिए, या बहुत सारा है, वो जो चमकता हुआ पोर्शन होता है पेस्ट का, वो टिटेनियम कहलाता है, टिटेनियम का है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका टूथपेस्ट आर मेड विद टिटेनियम ऑक्साइड which comes from the minerals called rutile, elementile and aneste. ये वाला पोर्शन इसको अंडरलाइन कीजिए। ये वाला पोर्शन ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपको क्या क्या टूथपेस्ट में होता है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट, चमक। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम माइका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम माइका। माइका एक प्रकार का खनिज लवण है। द टूथ ब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। फाइंड आउट वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड। तो अभी हम लोगों को देखना ये है कि कहाँ पर ये चीज़ें हमें मिलती है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स, मतलब जो भी हमारे इस धरती पर जिसमें जान है, इंसान से लेकर के जानवर से लेकर के कीट पतंग कीड़े मकोड़े, यही ना बच गया। इंसान हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, कीट पतंग कीड़े मकोड़े हो गए, ये सबको मिनरल्स की जरूरत है, सबको मिनरल्स की जरूरत है। लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स। Although our minerals intake present only about 0.3% of our total intake of nutrients. कहने का मतलब है, ये अंडरलाइन कीजिए कि 0.3% ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जितना लेते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स में 0.3% हम मिनरल्स लेते हैं। 0.3%। दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज दैट अदर 99.7% ऑफ फूड स्टफ। यानी खाना का आप 0.3% मिनरल रहता है आपका, और बाकी सब आपका जो सुपाच्य, अपाच्य, कपाच्य जो भी समझ लीजिए वो भोजन हो गया है। तो ये हो गया आपका
इसको भी कर लीजिए कि बचा हुआ पोर्शन हो गया 99.7% हो गया आपका फूड स्टफ। आगे देखिए व्हाट इज अ मिनरल। अब आपको टर्म 2 की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आप अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं तो बड़ा दिक्कत होगा। सो यहाँ पर है व्हाट इज अ मिनरल। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूवैज्ञानिक, ठीक है, जो जमीन के अंदर के ज्ञान रखता हो कि कहाँ पर कौन सी चट्टान हो सकती है, वो अपने ज्ञान से कहाँ यहाँ पर सोना मिल सकता है, कहाँ पर तेल मिल सकता है पेट्रोलियम, उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर है। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये इसको अंडरलाइन कीजिए। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर। मिनरल अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड। अगर हीरा को कठोर बनाता है तो कौन कठोर बनाता है? मिनरल्स। अगर मिनरल्स का जो अणु और परमाणु जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं उसकी बॉन्डिंग नहीं हो तो हीरा कभी हार्ड नहीं होगा, हीरा टूट जाएगा। तो जो भी मिनरल्स है कि मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड ऑफ सॉफ्टेस्ट टैल्क। टैल्क मतलब पाउडर होता है। अब पाउडर को जो फिसलता है, हम लोग यूज करते हैं अपने स्किन के लिए, या कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पर दे देते हैं ना पाउडर उसके बोर्ड पर, तो आसानी से उसका जो भी उसके जो क्या बोलते हैं वो गोटियां जिसको बोलते हैं हम लोग, वो गोटियां इधर से उधर आसानी से फिसलता है। तो वाई आर दे शो वेरीड, क्यों ये बदलता है, क्वेश्चन ये है। आगे देखिए आप। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स, यानी आप 8 क्लास में एनसीईआरटी की बुक हो, 9th क्लास में एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक हो, उसमें आप पढ़े होंगे, बट फिर भी मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। सम रॉक्स, फॉर इंस्टेंस होमोजेनस लाइमस्टोन, consist of single mineral only, but majority of rock consist of several minerals in varying proportions। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो चट्टाने हैं या मेटल है वो मिनरल से बनता है, तो उस मिनरल का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, जिसको हिंदी में अनुपात आप लोग बोलते हैं मैथ में, कि कितना 2:4, 4:8, वो अलग अलग रहेगा, एक अनुपात नहीं रहेगा। वैरी मतलब बदलता है, तो ये कह रहा है कि वैरी। सो ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल हैव बीन आइडेंटिफाई, ये अंडरलाइन कीजिए। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल हैव बीन आइडेंटिफाइड, ओनली अ फ्यू आर एबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। कुछ हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। अ पर्टिकुलर मिनरल that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which the mineral material forms. This in turn results in a wide range of colors। देखिए रंगों का बदलना यानी कलर में भी मिनरल्स है। in turn result in a wide range of colors, हार्डनेस, वस्तुओं में कारापन होना। एक एग्जाम्पल तो हम लोग हीरे का ले ही लिए। क्रिस्टल फॉर्म्स लस्टर एंड डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल प्रोसेसेस। जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल। तो भूगर्भ शास्त्री जो होते हैं इसी प्रॉपर्टीज से अनुमान लगाते हैं कि ये जो स्टोन होगा या और भी मेटल होगा उसमें क्या अनुपात से मिनरल्स है। एल्युमिनियम कितना है, लोहा कितना है, तांबा कितना है, कॉपर जिसको बोलते हैं आप लोग, जिंक कितना है, जस्ता जिसको बोलते हैं, वो सबका कुछ ना कुछ अनुपात होता है।
उस अनुपात के अनुसार ही आप उसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। सो यहाँ पर आगे देखिए, इसके आगे ये पोर्शन है कि यहाँ से स्टार्ट है ना, ये वाला सफिशिएंट वाला नीचे ही है। तो स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। तो इस विधि को खनिज लवण खनिज संपदा को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, उसकी समझ रखने के लिए जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई के जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट बोला जाता है। जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ। जियोग्राफर अर्थ के क्रस्ट, उसके लेयर जो होते हैं कि किस पर खेती होगा, कौन पर चट्टान बनेगी, कोयला कहाँ निर्माण होगा, तो सब तो धरती में ही होता है। अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी जमीन का निर्माण। अब आप जमीन का निर्माण तो कुछ 100 सालों में होता ही नहीं है, हजारों हजार साल लग जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, राजस्थान का डेजर्ट आप सोचते होंगे, राजस्थान का डेजर्ट जो है और अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, वो एक दिन में थोड़े बना होगा। आप सोचते होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी कभी नहीं रहा होगा, नहीं, पानी रहा है, वहाँ पर पानी रहा है एक समय पर, लेकिन जो लैंड की फॉर्मेशन क्लाइमेट चेंजिंग के अकॉर्डिंगली अर्थ के निचला हिस्सा में जो बदलाव होता है, जो सबसे निचला हिस्सा क्रस्ट का जो मोल्टेन पार्ट है, जो पिघला हुआ, जो लावा की तरह पिघला हुआ धरती का हिस्सा है, वो वाला हिस्सा में जो उथल पुथल बदलाव होता है, उसके अनुसार सब ये चेंजिंग आता है इसमें। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज and associated economic activities are of interest of geographer. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age and physical and chemical composition. एज का मतलब यहाँ पर उसका उम्र से कनेक्शन है। However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि खनिज संपदा को कैसे वर्गीकृत कर दिया गया है, बांट दिया गया है, और बांटने के बाद ये विधि की प्रोसेस है। सो वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड? मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ओर डस्ट को बोलते हैं, और डस्ट की जो ये होता है कि उसी से एक्सट्रैक्ट करके, हमने अभी बताया आपको, उस प्रोसेस से निकाला जाता है। द टर्म्स ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन accumulation of any mineral mixed with other elements. The mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable. The type of formation or structure in which they are found determines the relative age with which mineral ores may be mined. This also determine the cost of extraction. कहने का मतलब है कि आपको खदान से खनिज को निकालना, और क्या पता आपको कितना मिलने वाला है, कितना नहीं मिलेगा, इसमें काफ़ी पैसा लग जाता है। अब मैं आपका इसका एक एग्जाम्पल दे दूं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा, बॉर्डर कहिए, पाकिस्तान ही बोलिए आप, पाकिस्तान में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने गोल्ड, पाकिस्तान में पता चला कि वहाँ गोल्ड है किसी खास हिस्से में, तो एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने टेंडर ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना इक्विपमेंट और रिसोर्स नहीं था कि उस गोल्ड को पता लगा करके और वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे, निकाले और विधि से वो गोल्ड को ये करे। तो कुछ ऐसा उसमें टेंडर हुआ कि कितना % वो गोल्ड लेगा और कितना % इनको देगा, उस पर बातें तय हो गई थी। ये प्रोसेस शुरू हो गया निकालने के लिए।
बीच में ही वहाँ पर जो स्थिति शांति व्यवस्था खराब हुई और वो अभी भी वहीं का वहीं स्टॉप है, गोल्ड पूरी तरह से निकला नहीं। तो कहने का प्रोसेस ये हो गया कि वो तो यहाँ पर उस प्रोसेस में पहुँचे ही नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि इस प्रोसेस को, खदान को देखने के लिए, निकालने के लिए इतने सारे लोग और मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है जिससे खासा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और क्या गारंटी है कि आपको मिल ही जाएगा वहाँ पर लोहा, हीरा, जो भी चीज़ें हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप कोशिश किए, वहाँ कुछ मिला नहीं मिला, तो क्योंकि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने नॉलेज के आधार पर जो अर्थ में बदलाव होता है उसके आधार पर वहाँ पर ऐसा अनुमान लगाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, और देन वहाँ पर रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। सो दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। इट इज देयरफॉर द important for us to understand the main types of formation in which minerals occurs. Minerals generally occurs in these forms in igneous एक चट्टान का रूप है। So in igneous and metamorphic rocks, minerals may occur in the crack, cervix, fault और joints. अब जो चट्टान टूटेगा, जहाँ से जुटेगा, उस पोजीशंस में ज़्यादा चांसेस होता है मिनरल्स मिलने का। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। In most cases they are formed when minerals are in liquid. Molten and gaseous form are forced अपवर्ड, यानी कि पिघला हुआ लावा भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है मिनरल्स, गैस में भी मिनरल्स मिल सकता है आपको। सो दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, मोल्टेन एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। द कूल एंड सॉलिडिफाई, ऐसा जगह, शांत जगह, ठोस जगह, एज दे राइज। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टीन जानते ही हैं आप, टीन में सरसों का तेल आता है, 15 लीटर का टीन देखे होंगे तो, घानी, कच्ची घानी, वो हो गया। तो आपको बताने के लिए मैंने बता दिया। दूसरा मैं बता दूं आपको, टीन के बाद कौन सा है, कॉपर, तांबे का उपयोग आप जानते ही हैं, बिजली का तारों में सबसे ज़्यादा है और उसके स्विच वगैरह में भी वो उसका इस्तेमाल है, कॉपर। जिंक, जस्ता का इस्तेमाल दरवाज़ा वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह आजकल, और भी बहुत सारे ऐसे। जिंक जैसे कहिए तो मैं बता दूं आपको कि रेल के कोच डब्बे जो होते हैं ना, उसके सीट में वो जिंक ही होता है, पूरा का पूरा जस्ता होता है, बड़ा मजबूत होता है लाइनिंग। आप लोकल ट्रेन का देखिएगा, उस सीट दीवार जो उसका अंदर से दीवार, वो पूरा, या निचला हिस्सा उसका फर्श, वो एल्युमिनियम नहीं है, वो जिंक रहता है। उसके बाद लीड मतलब शीशा। सो आर ऑब्टेन फ्रॉम वेनस एंड लोड्स। In sedimentary rocks, a number of minerals occurred in beds or layers. They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration. यानी डिपोजिशन मतलब धरती के अंदर में होना, वो हो गया। एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये एक विधि है जिससे कि पूरी की पूरी लेयर्स होती है धरती के अंदर, इन हॉरिजेंटल strata, coal and some forms of iron. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है आपका कोयला। coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result a long periods under great heat and pressure. यानी लंबे समय के बाद, काफी हीट बनने के बाद प्रेशर होता है, तो वहाँ पर कोयले का फॉर्मेशन होता है। कोयले के फॉर्मेशन मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी ऐसा मान लीजिए कि 1000 साल पहले
अर्थक्वेक आया होगा और जंगल जो है ना, जंगल के साथ साथ जानवर जंतु, जीव जंतु, वो सब अर्थ को क्विक होने से अर्थ क्रैक्स हुआ और उसमें वो अंदर चला गया और वही फॉसिल्स का निर्माण करता है चट्टानों के साथ। तो ये एक प्रोसेस होता है। द कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. Another group of sedimentary minerals include gypsum. gypsum भी एक प्रकार का मेटल है। एक प्रकार का मेटल है। इसका रिंग वगैरह में स्टोन जो होता है जिप्सम का, वो इस्तेमाल होता है और भी सजावट की चीज़ें होती है। पोटास सॉल्ट मूर्ति बनता है। हाँ राइट, मूर्ति बनता है जिप्सम का, बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं है। वेरी गुड, जिप्सम की मूर्ति होती है। पोटास एक प्रकार का फर्टिलाइजर है आपका, खनिज में ही खाद है जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। पोटास सॉल्ट जानते ही आप लोग, नमक एंड सोडियम सॉल्ट। These are formed as a result of evaporation, especially in arid region। यानी ये जो बनने की evaporation होने का जो प्रोसेस होता है उसमें एराइड जो सॉइल होता है, सॉइल के टाइप जो आप लोग टर्म 1 में पहले ही पढ़े थे, वो उसमें होता है। सो अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन, एक अलग तरीका है निर्माण का। इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब सरला गलना, सर के गल के घास पात, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब सर गल जाते हैं। तो उसका डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स। सॉल्युबल का मतलब जानते हैं आप ना, जो घुलनशील हो। तो सॉल्युबल का एग्जाम्पल मैं बता दूं, चीनी जो है वो, शुगर जो है वो सॉल्युबल है, और आपका नमक साल्ट जो है वो भी पानी में घुलनशील है। तो ये सॉल्युबल का हो गया। इसके बाद मैं बता दूं आपको दूसरा, डिकम्पोजिशन रॉक्स एंड रिमूवल सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स लीविंग रेसिड्यूअल मास ऑफ वाटर विदाउट मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। यानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी में भी इसका निर्माण होता है। कंटेनिंग ओर्स, बॉक्साइट इज फॉर्म दिस वे। बॉक्साइट का भी निर्माण होता है। ये इस इमेज को देख लीजिए थोड़ा, एक वन शॉट ए ग्लांस में तो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस इमेज में ये जानकारी मिलेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल को कैटेगराइज कैसे किया गया है? खनिज को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। ये पोर्शन आपको यहाँ से पढ़ना है। मेटेलिक को आपको 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया, फेरस, आयरन और मैग्नीज, निकेल एंड कोबाल्ट। ये सब जो है वो आपके हो गए फेरस। नॉन फेरस में आ गया कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट एंड ईटीसी। एंड प्रीसियस, बहुमूल्य। मेटल में ही 3 प्रकार के हो गया, एक में जिसमें जंग लगता हो, एक में जंग नहीं पकड़ता हो, और एक तो हो गया प्रीसियस, गोल्ड हो गया, वो भी मेटल ही है, सिल्वर मेटल है, प्लैटिनम मेटल है। तो ये सारे एक मेटेलिक में आ गया। प्लैटिनम मतलब? प्लैटिनम एक प्रकार का स्टोन है, काफ़ी महंगा मिलता है। वो भी रिंग में लोग इस्तेमाल करता है, घरों को सजाने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक में आ गया आपका माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल तो जानते ही है, घरों में बनता है, मकान सरफेस तैयार होता है। सैंडस्टोन। एनर्जी मिनरल्स में आप अलग से कैटेगराइज कर दीजिए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब मैं क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ा सा ये चीज़ बता दूं कि हमारे देश इंडिया में जो भी ये है, खास करके आप सुने होंगे कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले कोयले को इस तरह से बता दिया गया कि भारत देश में कोयले की कमी हो गई है, और सोशल मीडिया पर, फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ये चलने लगा। हमारे देश के जो कोयला मंत्री, ये एनर्जी मिनिस्टर हैं,
क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है। आर के सिंह, आरा के जो सांसद हैं, वो मिनिस्टर हैं, एनर्जी मिनिस्टर। अब उनको मीडिया को जवाब देते देते हालत ख़राब हो गई कि कोयला ख़त्म हो गया हमारे देश से कोयले, जबकि ये स्थिति बात नहीं थी। कहीं ना कहीं एक तरह से इसको क्रिएट कर दिया गया था रूमर्स। यानी मेन कारण मैं बता दूं कि बारिश जब हुआ सॉरी, तो बारिश होने के बाद कोयला खदानों से निकलना बंद हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि देखिए पानी जो है उसके अंदर जाने लगता है तो जान माल की क्षति होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन लोगों की सोच वहाँ तक नहीं है। लोग बैकग्राउंड में क्या चल रहा है क्या पता लोगों को कि कोयला कैसे निकलता है, सभी लोग नहीं जानते हैं ना। हमें बिजली से मतलब है, हमको बिजली कट गया हम बोल देंगे ये गड़बड़ है, ये मंत्री ठीक नहीं है, बिजली कटवा दिया। अब बिजली बनाने के लिए कोयला का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर विंड का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर सोलर का इस्तेमाल हो रहा है। तो अलग अलग एनर्जी को ले करके हम लोग रिसोर्सेज को ले करके बिजली बनाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो मैं ये बता रहा था कि आने वाले 50 ईयर्स के बाद जो हमारे देश की एनर्जी की, जो खास करके आपको मैं एनर्जी बता दूं कोयले की और पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की, तो कोयला और पेट्रोलियम का खासा दिक्कत होने वाला है अगले 50 ईयर्स के बाद। स्थिति ऐसी हो जाएगी लोगों को कि हर चीज़ को लिए एकदम लिमिटेशंस में जीना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसके हम जिम्मेवार खुद ही हैं, हम इंसान रिस्पॉन्सिबल है। आप पूछिएगा आपकी क्यों भाई, जिस तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उतनी तेजी से फॉर्मेशन बाकी सारे एनर्जीज का हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए कि जनसंख्या वृद्धि हर साल होती है, हर दिन होती है, लेकिन मिनरल्स और फॉसिल्स का जो फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टाइम लगता है। तो उस हिसाब में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद आ जाता है फिर से, कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेस नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से वहाँ पर दिक्कत होती है। तो मैं आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। इस बीच में यहाँ पर जो पोर्शन था, इस पोर्शंस में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि थर्ड पॉइंट जो था, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट था, सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स और ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। चट्टान वगैरह में ये ज़्यादा आपको और भी मिनरल्स मिलते हैं। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स in sands of valley floors in the base of hills. So these deposits are called place deposits. ये तो अंडरलाइन करने वाली बात है भाई। These deposits are called placer deposits. तो यहाँ तक मैंने ऊपर से नीचे तक किया है, यानी पूरा इसको बनाइएगा जब नोट्स बनाइएगा। आर जनरली कंटेन मिनरल्स एक मिनट। तो मैं बता रहा था कि सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरेड बाय वाटर। गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, टीन हो गया एंड प्लेटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग सच मटेरियल्स। द ओशियन वाटर्स, समुद्र का पानी, द ओशियन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड टू बी द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। However, common salt, magnesium and bromine are largely derived from ocean water. तो देखिए ये सारी चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए। सॉल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, ये सब समुद्र से के पानी से मिलता है। मैग्नीशियम तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये सब एक्सट्रैक्शन में। समुद्र को पानी को आप सुखा करके जला करके जो थोड़ा सा बचेगा तब जाके उसका फिर प्रोसेस किया जाएगा। So however, common salt, magnesium, bromine are largely derived from ocean waters. The ocean beds too are rich in manganese
नोड्यूल्स। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे और रेस्ट पार्ट टुमारो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ये पार्ट 1, इस तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लाइन बाय लाइन, क्योंकि टर्म 1 जो है वो आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट आप लोग याद रखेंगे, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट से। यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है अगला पोर्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।